चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में आज हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो मेमोरी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है कंप्यूटर मेमोरी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मेमोरी बेसिकली आपके पास है क्या। अगर मैं मेमोरी के बारे में स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखूं, तो मेमोरी आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम का, ये काम क्या करता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इट स्टोर and allow users to access the data anytime they want। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका काम ये होता है स्टूडेंट्स के आप डेटा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और कभी भी स्टूडेंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को, जो डेटा आपके पास स्टोर है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी जो है वो दो तरह की स्टूडेंट्स हमारे पास मेमोरी जो है वो होती है। एक होती है स्टूडेंट्स हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब होता है स्टूडेंट्स टेम्परेरी। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टेम्परेरी। ठीक है। और एक स्टूडेंट्स हमारे पास होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो तरह की मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मतलब टेम्परेरी, और नॉन वॉलेटाइल मतलब स्टूडेंट्स परमानेंट। अब कौन सी मेमोरी स्टूडेंट्स वॉलेटाइल होती है और कौन सी मेमोरी जो परमानेंट होती है स्टूडेंट्स, इस पे हम बात करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम वॉलेटाइल मेमोरी के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जिसका पर्पस क्या है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। वॉलेटाइल मेमोरी स्टूडेंट्स हमारे पास है रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टूडेंट्स हमारे पास एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें आपके पास कुछ देर के लिए डेटा जो है वो स्टोर रहता है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेंगे, वो डेटा जो है वो स्टूडेंट्स वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। रैम में बेसिकली कौन सा डेटा सेव होता है? करंटली प्रोसेस्ड, यानी जो डेटा आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है वो रैम में स्टोर है। ठीक है। लेकिन ये परमानेंट बेसिस पे नहीं है, वॉलेटाइल बेसिस पे। जैसे ही हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करेंगे, अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद करेंगे, तो रैम में जितना भी डेटा होगा स्टूडेंट्स वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी है, ये भी हम देख लेते हैं। उसमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारे पास है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। स्टूडेंट, रोम में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सेव रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्हें हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। रोम जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आता है, परमानेंट मेमोरी में आता है, जिसमें प्रोग्राम जो है वो स्टोर्ड हुए होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो रोम की मेमोरी में सेव हुए होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया बच्चों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास रोम की मेमोरी में परमानेंट बेसिस पे सेव हुआ होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, हमें डेस्कटॉप स्क्रीन तक पहुंचा देता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई स्टूडेंट वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात। अब स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास मेमोरी की एक्चुअल में कितनी टाइप्स हैं और कौन सी मेमोरी जो है वो कौन से टास्क को परफॉर्म करती है। ठीक है। तो टाइप्स को देखते हैं बच्चों हम। टाइप्स ऑफ
मेमोरी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ मेमोरी में स्टूडेंट्स हमारे पास मेमोरी की दो ही मेन टाइप्स हैं। एक स्टूडेंट्स हमारे पास है मेन मेमोरी। स्टूडेंट्स को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, और इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह सेकंड जो टाइप है बच्चों, वो हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑक्सिलरी भी इसी को कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज। और इसी तरह इसको हम बैकिंग स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, बैकिंग स्टोरेज। और इसी तरह स्टूडेंट्स इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम बच्चों आपके पास सेकेंडरी मेमोरी के ही हैं। अच्छा, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं मेन मेमोरी कि मेन मेमोरी क्या है। स्टूडेंट्स मेन मेमोरी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक स्टूडेंट, मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। स्टूडेंट्स मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किससे? सीपीयू से। ठीक है, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, मेन मेमोरी में हमारे पास, अगर हम सिर्फ मेन मेमोरी की बात करें तो हमारे पास मेन मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल में काउंट की जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास मेन मेमोरी की दो टाइप्स हैं, एक आपके पास है रैम और एक आपके पास है रोम। ठीक है, जिसमें से रैम जो है स्टूडेंट्स वो वॉलेटाइल इन नेचर है। ठीक है, जो कुछ देर के लिए डेटा स्टोर रखता है, जबकि रोम जो है स्टूडेंट्स वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, जो परमानेंट बेसिस पे डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात एक याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पास रैम और रोम की भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रोम रैम की टाइप्स के नाम स्टूडेंट पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक आपके पास है स्टूडेंट एज रैम, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैम, जिसे एज रैम के नाम से जाना जाता है। एक स्टूडेंट आपके पास होता है डायनेमिक रैम, जिसे डी रैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह रोम की भी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो एब्रीविएशंस में अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में आ सकती हैं आपके पास। जैसे स्टूडेंट्स एक आपके पास है पी रोम, और पी रोम की एब्रीविएशन स्टूडेंट्स आपके पास है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है भाई, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स एक और आपके पास टाइप है जिसे हम कहते हैं EEP रोम। ये जो EEP रोम है स्टूडेंट्स, इसकी एब्रीविएशन है आपके पास इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और स्टूडेंट्स जो इसकी थर्ड टाइप है रोम की, वो है ईपी रोम, जिसकी एब्रीविएशन स्टूडेंट्स आपके पास है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये रैम रोम की टाइप्स है स्टूडेंट्स, जो कि रैम रोम जो है वो मेन मेमोरी में कंसिस्ट करता है स्टूडेंट्स। और मेन मेमोरी स्टूडेंट्स वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है किससे? सीपीयू से। इसके अलावा और भी कुछ बातें मैं आपको पहले मेन मेमोरी में बता दूं स्टूडेंट्स मेन मेमोरी जो है वो फास्टर होती है एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। इसी तरह स्टूडेंट्स मेन मेमोरी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बच्चों, स्टोरेज
कैपेसिटी इज वेरी लो, या आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेड। स्टूडेंट्स मेन मेमोरी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। एक हद तक जो है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे देखें आप हमारे मोबाइल फोन में हमारे पास रैम रोम का जो सिलसिला है स्टूडेंट्स, रैम जो है वो हमारे पास लिमिटेड होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोबाइल हो या हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम हो, हम उसको सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में इंक्रीज नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये बेसिकली आपके पास मेन मेमोरी के पॉइंट्स बताए मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा सेकेंडरी मेमोरी के स्टूडेंट्स। सेकेंडरी मेमोरी जिसके नाम स्टूडेंट्स एक्सटर्नल मेमोरी भी है, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी है और बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस भी, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंडरी स्टोरेज स्टूडेंट्स बेसिकली नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है, जो परमानेंट बेसिस पे आप डेटा को जिसमें सेव कर सकते हैं और जितना चाहे डेटा सेव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता सीपीयू से, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू, इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी जो स्पीड होती है वो स्लोअर होती है एज कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। और स्टूडेंट्स की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हाई होती है, स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई। और स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस आ सकती हैं एग्जांपल्स के तौर पे। मैं आपको एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बताता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास ऑप्टिकल डिस्क आ सकती हैं, ऑप्टिकल डिस्क में स्टूडेंट्स आपके पास डीवीडी, ठीक है, आपके पास सीडी, ये सारी आपके पास ऑप्टिकल डिस्क में काउंट की जाती है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपके पास मैग्नेटिक डिस्क भी स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज में काउंट की जाती हैं, जिसमें आपके पास फ्लॉपी डिस्क होती है स्टूडेंट्स, आपके पास हार्ड डिस्क, आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव होती है स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये भी स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास सॉलिड स्टेट डिस्क भी मौजूद होती हैं। और सॉलिड स्टेट डिस्क कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? लाइक थंब ड्राइव होती है आपकी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव जैसे आप कहते हैं, यूएसबी वगैरह, ठीक है, पेन ड्राइव वगैरह भी आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक मेमोरी का टॉपिक था छोटा सा, ठीक है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट आप लोग पहले भी जानते थे। और अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी की मेजरमेंट। मेमोरी की मेजरमेंट से स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मेमोरी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे पास मेमोरी की फॉर्म्स कौन सी हैं, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म्स ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी को स्टूडेंट्स किस किस फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले तो आपके पास बिट, ठीक है, फिर आपके पास स्टूडेंट्स निबल, फिर आपके पास स्टूडेंट्स बाइट, फिर आपके पास स्टूडेंट्स किलोबाइट, अच्छा जी, फिर आपके पास मेगाबाइट। अभी मैं सबकी कन्वर्जन भी आपको बताऊंगा कि कौन सी मेमोरी किसके इक्विवेलेंट होती है। अच्छा, मेगाबाइट के बाद फिर आपके पास गीगाबाइट, अच्छा भाई, फिर आपके पास स्टूडेंट्स टेराबाइट, के बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक्साबाइट। हम बेसिकली टेराबाइट टीबी तक ही हम चलते हैं, लेकिन उसके बाद एक्साबाइट भी है आपके पास। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है पेटाबाइट,
और स्टूडेंट्स के बाद भी आपके पास बहुत सारी मेमोरी की फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये तो मेमोरी की क्या हो गया स्टूडेंट, फॉर्म्स हो गई। अब मैं आपको स्टूडेंट्स की कन्वर्जेंस सिखा देता हूँ कि आपके पास एक बिट में कितनी मेमोरी होती है, बाइट में कितनी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर 4 बिट्स हो, तो 4 बिट्स स्टूडेंट्स मिल के बनाते हैं 1 निबल। निबल भी मेमोरी के स्टूडेंट्स आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास 8 बिट्स हैं, तो बेटा 8 बिट्स मिलकर आपके पास बनाते हैं 1 बाइट। इसी तरह बेटा आपके पास अगर 1024 बाइट्स हो, 1024 बाइट्स हो, तो बेटा ये बना देते हैं आपके पास 1 KB, 1 KB। और KB स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स किलो बाइट। इसी तरह आपके पास अगर 1024 किलो बाइट्स हैं, मतलब अगर 1024 KB आपके पास है स्टूडेंट्स, तो ये मिलकर बनाते हैं आपके पास 1 MB, जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट्स मेगाबाइट, ठीक है। और इसी तरह अगर आप मेगाबाइट बन गया, इसी तरह आप 1024 MB करें, 1024 MB करें स्टूडेंट्स, तो ये मिलकर आपके पास बनाते हैं 1 गीगाबाइट, 1 GB। बहुत ही कॉमन ये यूनिट है, ठीक है, मेमोरी की। 1 GB यानी गीगाबाइट, गीगाबाइट। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप 1024 GB कर दें, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 TB, जिसे हम कहते हैं टेराबाइट, 1 टेराबाइट, ठीक है। और टेराबाइट के बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो यूनिट आती है वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, यानी 1024 TB अगर आप कर दें स्टूडेंट्स, तो ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 PB, 1 PB। और PB स्टैंड होता है स्टूडेंट्स पेटाबाइट, पेटाबाइट। इसी तरह अगर आप 1024 पेटाबाइट कर दें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 EB। और EB स्टैंड फॉर होता है स्टूडेंट्स एक्साबाइट, एक्साबाइट। और अगर आप और आगे जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 1024 EB यानी 1024 एक्साबाइट इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 ZB। और ZB स्टैंड फॉर होता है स्टूडेंट जेटाबाइट। ये सारी बच्चों यूनिट्स हैं मेमोरी की, ठीक है। और अगर आप 1024 ZB करें, तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 योटाबाइट यानी YB, योटाबाइट। और इसी तरह अगर आप 1024 YB करें बच्चों, तो फाइनली आपके पास बनता है 1 BB। और BB होता है स्टूडेंट्स ब्रोंटाबाइट। और स्टूडेंट्स आखिर जो इसकी आखिरी है वो है, अगर आप 1024 BB कर दें, तो ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 G, इसको आप ही पढ़ेंगे 1 ज्यूब बाइट। ये सारी स्टूडेंट्स मैंने आपको जितनी भी ये मेमोरी की फॉर्म्स बताई हैं बेटा, ये सारी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमने ज्यादातर जो है वो टेराबाइट पर आकर ही कहाँ गया नीचे गीगा, हाँ, हम ऑब्वियसली हम टेराबाइट यहाँ पर आकर रुक जाते थे, ठीक है। तो नहीं बेटा, टेराबाइट के बाद भी आपके पास जो है स्टूडेंट्स वो मेमोरी की यूनिट्स जो है वो
मौजूद होती है। अब आपके पास स्टूडेंट्स एग्जाम में किस तरह आता है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट लाइक आपके पास इस तरह भी आ सकता है स्टूडेंट एग्जाम में कि बताएं भाई कि 3 GB इक्वल है डैश MB के। तो सिंपली ये स्टूडेंट्स आप लोग को कन्वर्जन आती है माशाल्लाह से ये कि 3 GB। आप पहले ये देखेंगे कि यार 1 GB में कितने MB आते हैं 1024 और 1 GB में 1024 MB आते हैं। तो आप 1024 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास आ रहा होगा आप लिख देंगे कि यार 33072 MB होते हैं किसमें 3 GB में। ठीक है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास MCQs जो है वो आ सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा मेमोरी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। पहले मुझे रिप्लाई कर दें यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं। बहुत ही आसान सा था वैसे टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारा न्यू टॉपिक स्टूडेंट्स है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब स्टूडेंट्स देखें कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। आइए इस चीज को हम समझें। स्टूडेंट्स देखें जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है बच्चों वो इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर जो है बच्चों वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट्स के कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर की ही लैंग्वेज को यूज करना होगा। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ ये आ रहा है कि कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज ये है कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। क्या हमें भाई कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम कंप्यूटर की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना इट हैज ओन इंस्ट्रक्शन सेट। इट हैज ओन इंस्ट्रक्शन सेट। स्टूडेंट्स इनकी एक अपनी ही इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर की स्टूडेंट्स कुछ लैंग्वेजेस को हमने डिवाइड किया हुआ है। सही है, वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं? वो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं लैंग्वेज की। ठीक है, एक हमारे पास है अच्छा कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स बोथ आर सेम टॉपिक। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में पहले मैं आपको जरा एक चार्ट बना दूं, बल्कि नहीं पहले देख लें। दो टाइप्स स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, जैसे एक हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और एक स्टूडेंट्स हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? आपकी मशीन लैंग्वेज, आपकी मशीन लैंग्वेज, आपकी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों स्टूडेंट्स आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। जबकि स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज तो हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं। जितनी भी हमारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक हमारे पास पास्कल जो हमारे पास थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गई थी, पास्कल हो गया स्टूडेंट्स, फॉर्ट्रान हो गई, इसके अलावा सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई। ये जितनी भी स्टूडेंट्स आपके पास लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही एग्जिस्ट करती हैं। और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, जितनी भी लैंग्वेजेस है स्टूडेंट्स वो सारी जो है बच्चों हाई लेवल लैंग्वेजेस में
कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ मेजर डिफरेंसेस स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। वो मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो ह्यूमन के लिए एक बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है, जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लो लेवल लैंग्वेजेस, so low level languages students difficult to understand, by human। ठीक है, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स लो लेवल लैंग्वेज को मुश्किल है, लेकिन मशीन के लिए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करना आसान है। ठीक है, अच्छा लो लेवल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स बेसिकली एक मेन पर्पस क्या है इसका, डायरेक्टली कम्युनिकेट या डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। स्टूडेंट्स लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं बेसिकली वो हार्डवेयर से डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट कर लेती हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उसमें मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज 0101 पे काम हो रहा होता है। ठीक है, तो कहने का क्या मकसद है स्टूडेंट्स, लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेती हैं, यानी मशीन को रन करने के लिए स्टूडेंट्स हमें जिन लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है वो लो लेवल लैंग्वेजेस ही होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा कि लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली कौन कौन से रीनोन सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो मशीन को रन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात है लो लेवल लैंग्वेज में, वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दे हेल्प इन ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग hardware and system components of the computer। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के या कोई भी सिस्टम के कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो लो लेवल लैंग्वेज से ही होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स को लो लेवल लैंग्वेजेस से भी बनाए जाते हैं, ताकि मशीन को ऑपरेट किया जा सके, मशीन में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन सबको कंट्रोल और मैनेज किया जा सके। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं बच्चों मशीन लैंग्वेज की, जो कि लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है। तो मशीन लैंग्वेज देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि बेस्ड करती है स्टूडेंट 0 एंड 1 पे। और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास मशीन लैंग्वेज बेसिकली फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कब की है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। और सेकेंडली बच्चों ये बेसिक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिक बिल्कुल। और जितनी भी स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास मॉडर्न एरा में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही हैं उसमें स्विचेस का काम, ऑन ऑफ का काम स्टूडेंट्स ये इसी मशीन लैंग्वेज में करना होता है। used for electronic circuits, ठीक है। अच्छा, जितने भी हमारे पास डिजिटल सर्किट्स हैं स्टूडेंट जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, उन सब में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस में असेंबली लैंग्वेज भी मौजूद है। असेंबली लैंग्वेज, अच्छा स्टूडेंट असेंबली लैंग्वेज जो है हमारे पास वो सेकंड जनरेशन में आ चुकी थी बच्चों। सेकंड
जनरेशन में आपके पास असेंबली लैंग्वेज आ चुकी थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, असेंबली लैंग्वेज में आपके पास सिर्फ नंबर्स नहीं होते, जबकि मशीन लैंग्वेज में सिर्फ आपके पास 0101 चल रहा होता है ना, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आपके पास इंग्लिश वर्ड्स, सिंबल्स वगैरह भी होते हैं। यानी नंबर्स के साथ साथ आपके पास आपके पास सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है, और आपके पास वर्ड्स भी होते हैं। किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। स्टूडेंट, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली कहाँ यूज की जाती है? बेसिकली ये प्रोसेसर नेटिव लैंग्वेज है। प्रोसेसर नेटिव लैंग्वेज मतलब प्रोसेसर के लिए बहुत जरूरी है, प्रोसेसर को समझने के लिए। प्रोसेसर नेटिव लैंग्वेज। अभी भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम में सर्किट्स वगैरह होते हैं और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहे होते हैं कि डेटा को स्टोर करने के लिए, उसमें हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और सिंबल्स भी होते हैं स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, ये दोनों चीज लैंग्वेजेस आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस में काउंट की जाती है। और स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपसे बात करूं हाई लेवल लैंग्वेजेस पर, कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और क्यों इतना इसको यूज किया जाता है बच्चों, ये भी देख लें आप। स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजी टू ह्यूमन है, इजी टू ह्यूमन है। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हम, ये बेसिकली इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है बच्चों, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज। इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास। ये आसान इसलिए है, ह्यूमन इसको इसीलिए आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जितनी भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मॉडर्न एरा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, स्विफ्ट, ये सारी लैंग्वेजेस बच्चों आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस से मुंसलिक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है और उसी से हमारा दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा है कि सर देखें, हम प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस पे, इस पे बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस पे, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है? मशीन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। तो अब देखें हमारे पास बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है स्टूडेंट्स जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रही है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। और बच्चों उस चीज का नाम होता है, उस फीचर का नाम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या होता है स्टूडेंट्स? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा फीचर होता है बच्चों, ये फीचर किसका होता है सर? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है, ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है जो ये काम कर रहा होता है स्टूडेंट्स कि हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, लेकिन ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर स्टूडेंट्स ये क्या काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है किसमें स्टूडेंट्स? मशीन लैंग्वेज में, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ टाइप्स हैं और उन टाइप्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। काम सारी टाइप्स का एक ही है स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास टाइप्स हैं। देखें अगर मैं आपसे टाइप्स की बात करूं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के, एक स्टूडेंट्स आपके पास होता है कंपाइलर, ये हमने आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया स्टूडेंट्स। एक आपके पास होता है स्टूडेंट्स इंटरप्रेटर, और एक स्टूडेंट्स इसकी टाइप होती है असेंबलर। अच्छा
स्टूडेंट्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जो सबसे पहली टाइप बच्चों आपके पास है वो है कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है बच्चों कि प्रोग्राम को एक साथ जो है वो एग्जीक्यूट करना मशीन लैंग्वेज में। मतलब आप ये याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, इंटायर प्रोग्राम कन्वर्ट into machine language, ठीक है। पूरे प्रोग्राम को स्टूडेंट्स एक साथ कंपाइल करना ये कंपाइलर का काम है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास सी लैंग्वेज के लिए बच्चों जो हम वो यूज करते थे कंपाइलर टर्बो C++, ठीक है, वो हमारे पास एक कंपाइलर है। इसी तरह हमारे पास डेव C++, ये भी हमारे पास एक कंपाइलर है जो पूरे प्रोग्राम को बच्चों वो एक साथ जो है वो ट्रांसलेट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इसी तरह आपके पास कंपाइलर के बाद जो आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर बेसिकली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, लाइन बाय लाइन execute the program, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कौन करता है स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर करता है, और पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है वो कंपाइलर कर देता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है असेंबलर। बच्चों ये जो असेंबलर है ना, ये यूज किया जाता था असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। असेंबलर का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज, कि असेंबली लैंग्वेज को जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता था, कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, तो हम जो है स्टूडेंट्स वो असेंबलर का यूज करते थे, ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक और चीज है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, जिसे हम कहते हैं डीबगर। डीबगर क्या होता है ये भी आप याद रख लें बच्चों। डीबगर बेसिकली आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स जो एरर्स को फाइंड आउट करके देता है, मतलब एरर्स को डीबग करता है, ठीक है। बग बेसिकली एक एरर को कहते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है स्टूडेंट्स, तो उसको डीबग करने के लिए हम डीबगर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये एरर फाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े। पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी था, और सेकंड टॉपिक बेटा हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस था, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बाद ही स्टूडेंट्स हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर का टॉपिक वहीं से ड्राइव हुआ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए आज के आपको।